कुंभ मेले में एक महिला घूम रही होती है और वो घूमते घूमते लगभग जब 1 घंटे का यह समय गुजरता है तब तक अचानक से एक अघोरी की नजर उस महिला पे पड़ती है। और जो अघोरी है उस महिला के हाथ को पकड़ करके खींचने लगता है और खींच करके किनारे लेकर के जाने लगता है। जो महिला डीएम है उसके बाद से जो उस व्यक्ति के साथ करती है सुन करके पूरे कुंभ के लोग जो होते हैं हैरान रह जाते हैं और सभी लोग परेशान रह जाते हैं। जब इस घटना की जानकारी सभी लोगों को मिलती है कि कुंभ मेले में एक अघोरी द्वारा एक महिला के साथ इस प्रकार का काम किया गया है, तो फिर वाकई सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर वो अघोरी था कौन जो एक महिला को पकड़ लिया था ऐसे ही। लेकिन जो महिला औरत होती है वो कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक डीएम होती है। अब आगे क्या होने वाला है इस पूरी कहानी में ध्यान से सुनिएगा। आखिर वो औरत कौन थी और उस अघोरी से उसका रिश्ता क्या था। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश इन्फॉर्मेशन सफर के एक नए एपिसोड में आज इस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। कहानी शुरुआत करूँ उससे पहले आपसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें उत्साह मिलता है और आपका प्यार बना रहता है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज। प्रयागराज को कौन नहीं जानता, और इस टाइम पे वहाँ पर महाकुंभ भी लगा हुआ है जो कि 144 साल बाद लगा हुआ है। तो वाकई अपने आप में दिलचस्प है। और कल की डेट में लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग आए थे श्रद्धालु वहाँ पे स्नान करने के लिए, और उस स्नान में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। आज भी भीड़ रहेगी। तो वहाँ जाने से पहले कुछ शेड्यूल है, आप लोग उनको देख लिया करें, उसके बाद वहाँ पर पहुँचा करें ताकि किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और एक ज़रूरी सूचना है, मैं उसको आपको बता दूँ, उसके बाद ही मैं कहानी की शुरुआत करूँगा, क्योंकि जितने भी हमारे दर्शक अगर वो जाते हैं कहीं तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दरअसल एक हमारे मित्र हैं, जर्नलिस्ट हैं अभिषेक सिंह, वो वहीं पर गए हुए हैं, वहीं से वो कवरेज अपनी कर रहे हैं। उन्होंने बताया, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आने के लिए कम से कम तकरीबन 2 दिन का आप समय निकाल करके आए। एक दिन आने का और एक दिन वहाँ पर मतलब रुकने का, फिर स्नान करके फिर दूसरे दिन जाने का, 2 दिन का समय हो गया। और किसी भी बहकावे में ना आए। वहाँ पर जो भी अगर रूम मिल रहा है तो फिर वहाँ पर बड़ा ही दिक्कत है, लगभग 15,000 से नीचे का कोई रूम ही नहीं मिल रहा है। तो अपनी व्यवस्था से जाए और कोशिश कर ये रहे कि अपने साधन से न जाए, क्योंकि साधन से जाने के बाद वाहन को आप अपने बहुत ज़्यादा दूर खड़ा करना पड़ेगा, वहाँ से आपको पैदल ज़्यादा जाना पड़ेगा। वैसे ऑटो वगैरह सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे, उससे आप जल्दी से जल्दी पहुँच जाएंगे। तो तमाम और भी रूल रेगुलेशन है, आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर मैं उसको अगली वीडियो में अच्छे तरीके से साझा कर दूंगा। जो पूरी स्क्रिप्ट है कि किस दिन जाना है, किस दिन कौन सा मेला लगेगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास रखी हुई है। मैं उसको अगली वीडियो में आपके लिए लगा दूंगा, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए कहानी पे आते हैं। दरअसल प्रयागराज में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम दीनदयाल होता है। दीनदयाल की 4 लड़कियां होती हैं, और फिर ये जब उनकी पत्नी गर्भवती होती हैं तो फिर से एक और लड़की जन्म ले लेती है। अब उनके पास टोटल 5 लड़कियां हो जाती हैं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब जो दीनदयाल है उनको लगा था कि जो उनका 5वीं संतान होगी, हो सकता है कि लड़का हो जाए, और लड़के के ही इंतजार में उन्होंने 4 लड़कियां भी पैदा कर दी थी। लेकिन ये जो लड़के होते थे, पूरा जो परिवार था वो मायूस हो गया था। अब उनको किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं थी, ना ही किसी भी प्रकार की वो थी कि हाँ हमको लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाएगा तो फिर हो जाएगा। अब उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के जो है उन्होंने क्या बोलते हैं जो है नसबंदी करवा दिया, और उसके बाद से उन्होंने सोचा कि अब संतान अब हम पैदा नहीं करेंगे। यानी कि उनके पास अब कहीं ना कहीं 5 लड़कियां ही हो गई, तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां सभी लड़कियों की। तो उन्होंने बारी बारी से शादी करना शुरू किया, और शुरू करते करते जब उस लड़की की बात आती है जो 5वें नंबर पे होती है, जो सबसे छोटी होती है, जब उसकी उम्र यही कोई 16 साल के करीब होती है, तो भी वो पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई करने के दौरान वो 10वीं में होती है और 9वीं कक्षा में होती है, और 9वीं से में उसके लिए एक रिश्ता आता है। तो जिस रिश्ते को सुन करके वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बेहद चिंतित हो जाती है। जब वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे ये शादी अभी नहीं करनी, मुझे अभी आगे पढ़ना है। दरअसल बात यह है कि जब लड़की पढ़ती है, जब वो
अपनी कक्षा में पढ़ती है, तो चाहे वो दूसरी, तीसरी या 5वीं, 8वीं, इन सारी कक्षाओं में वो अव्वल आया करती थी, यानी कि पूरे क्लास में फर्स्ट आया करती थी। उसका पढ़ाई के प्रति बहुत ही ज़्यादा रुझान था। वो किसी भी कक्षा में जब रही थी, तो उसमें वो पीछे नहीं रही थी, बल्कि नंबर 1 पोजीशन पे ही रही थी। बात वो अलग है कि उसने सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी, लेकिन सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जब वो 9वीं में जाती है, तो फिर उसके परिवार वाले जैन दीनदयाल शादी करने के लिए देख लेते हैं, क्योंकि रिश्ता अच्छा था। लड़के वाले अमीर थे, उनको लड़की पसंद आ गई थी। एक लड़का होता है जिसका नाम राजेश होता है, राजेश, जिसकी उम्र 19 साल, उसी से उसकी शादी फिक्स होती है। अब लड़की अपनी माँ से विनती करती है, गुहार लगाती है, लेकिन उसकी माँ भी कुछ नहीं कर पाती है। वो भी अपने पहले पति से कहती है कि ये पढ़ने में अच्छी है, इसको पढ़ाया लिखाया जाए। तो जो दीनदयाल होते हैं वो अपनी पत्नी को ही डांटने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर ये पढ़ करके कौन सा कलेक्टर बनेगी, आखिर जा करके इसको पढ़ने के बाद चूल्हा चौका ही करना है, तो इससे अच्छा है रिश्ता अब नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है कि हम इसकी शादी ही करते हैं। अब जो दीनदयाल की पत्नी है, वो अब कुछ कह ही नहीं पाती है, ना ही कुछ कर पाती है, वो भी अपने पति के आगे मजबूर होती है। इसलिए उन्होंने अपनी लड़की प्रियंका की शादी राजेश से होने ही दी। शादी तो हो जाती है। शादी होने के बाद जो राजेश है, अपनी पत्नी को मानता ही नहीं था। इन दोनों के बीच में ना कोई बातचीत, ना कोई मेल मिलाप, ये दोनों अलग अलग सोया करते थे। इन दोनों के बीच में कोई मतलब ही नहीं था। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है, जो परिवार के लोग हैं अब उसको प्रताड़ित करने लगे थे। लड़की जो थी वो 9वीं कक्षा में होती है, 9वीं से वो अपनी कक्षा 10वीं में चली जाती है। जा करके वो अपना पेपर देती है, और पेपर के दौरान वो अपना पढ़ाई में भी वो फिर से 10वीं कक्षा में भी टॉप कर जाती है। जिसको सुन करके पिता भी काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब इधर जो पति राजेश है, अब प्रियंका को मानता ही नहीं था, उसको मारता-पीटता था। अब साथ ही साथ जो उसके सास-ससुर थे प्रियंका के, वो भी उसको प्रताड़ित करते थे। अब ये समझ नहीं पाती थी कि करे तो क्या करे? जब भी वो अपने पति राजेश से बातचीत करती कि उसको आगे पढ़ना है, तो उसका पति जो राजेश है, वो उसको मारता-पीटता था, कहता था कि तुम्हें चूल्हा-चौका ही करना है, तो फिर क्या आगे पढ़ना? अब इन सारी बातों को लेकर के वो काफ़ी प्रियंका परेशान रहती थी। जब एक बार वो अपने मायके पहुँचती है, तो उसकी मुलाकात एक उसकी दोस्त होती है जिसका नाम स्नेहा होता है। स्नेहा से मिलती है, तो वो अपनी सारी बातें बताती है, अपने सारे जो उसके साथ जो हो रहे थे अत्याचार, सारे अत्याचारों को बताती है और कहती है कि देखो ऐसे-ऐसे मेरे साथ होता है। स्नेहा उसको कहती है कि एक काम करो कि तुम्हें लंबी उड़ान भरनी है, और तुम्हारे जो सपने हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, पूरे क्लास में टॉप करती हो, बल्कि तुमने 10th में तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप करा है। तो अब ये तुम्हारे लिए, या तो तुम अपने सपनों को त्याग दो, या तो तुम अपना घर-बार छोड़ करके आगे बढ़ जाओ। जब ये बात प्रियंका सुनती है, तो वो एक बार सोचने पे मजबूर हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर किया क्या जाए? दरअसल जो स्नेहा होती है, वो दिल्ली में रहती है, और दिल्ली में रह करके वो पढ़ाई करती है। और पढ़ाई के दौरान ही जब इसकी मुलाकात, जब प्रियंका से, माफ़ी चाहते हैं, जब वो दिल्ली चली गई रहती है 10th के बाद ही, और फिर जब ये उससे बातचीत करती है, तो वो प्रियंका को बताती है कि एक काम करो कि तुम भी दिल्ली चली जाओ और वहाँ जा करके और पढ़ाई करो। अब इस पर जो प्रियंका होती है वो भी कहती है कि ठीक है। वो सोचती है, विचारती है, फिर अपने घर जाती है, यानी कि अपने ससुराल जाती है, और जा करके वहाँ पर जो भी बातें होती हैं उनको अपने किसी से कहती नहीं है, बल्कि वो सोचती है, विचारती है, और बहुत ज़्यादा सोचती विचारने के बाद से वो कहती है कि आखिर किया क्या जाए खुद के मन से ही। और इसीलिए फिर उसने ये फैसला किया कि वो इस ज़िल्लत भरी ज़िंदगी को छोड़ देगी और यहाँ से वो चली जाएगी। एक रात उसका पति उसको बहुत मारा रहता है, और उसी रात वो फैसला करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी। वो फिर अपने जो उसको गहने कुछ मिले थे, गहने और अपने पैसे लेकर के वहाँ से वो निकल जाती है रात को ही, कपड़ा अपना पैक करके। और जब निकलती है तो किसी को कानो कान खबर ही नहीं लगती है। वहाँ से वो सीधा दिल्ली पहुँच जाती है, और अपनी जो उसकी दोस्त होती है जिसका नाम स्नेहा होता है, उसी से बातचीत करती रहती है, उसी के यहाँ पहुँचती है। इधर उस प्रियंका के परिवार वाले उसको खोज करके परेशान थे, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चलता है। वो दिल्ली जाती है। पहले तो स्नेहा उसकी मदद करती है, उसके बाद वो वहाँ पर पढ़ाई-लिखाई करना शुरू करती है। 11वीं में एडमिशन लेती है दिल्ली में सरकारी स्कूल में, क्योंकि उसका जो रैंक था वो काफ़ी अच्छा था। और जो उस रैंक के आधार पर उसको सरकारी स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, वो भी फ्री में। और फ्री में मिलने के बाद वो पढ़ाई-लिखाई आगे कर जारी करती है, यानी कि 12वीं तक पढ़ लेती है। और जब 12वीं की वो कक्षा क्लियर कर लेती है, तो उसी के स्कूल में एक डीएम साहिबा आती हैं। और जो डीएम साहिबा आती हैं, तो फिर वो अब बच्चों को मोटिवेट करती हैं, उनको बताती हैं कि ऐसे-ऐसे पढ़ना चाहिए।
जो प्रियंका है काफ़ी ध्यान से उस मैडम को सुन रही थी। वो सोचती है कि मैडम से बात किया जाए कि आखिर उसको आगे करना क्या है। वो सोचती है कि आखिर ये महिला कौन है जो आकर के यहाँ पर भाषण दे रही है, उसके लिए इतने सारे अधिकारी, इतने सारे लोग हैं, उसको बुलाया गया है, चीफ गेस्ट है यहाँ पे। अब तमाम उसके मन में सवालात थे, लेकिन जब वो आगे-आगे जब उसकी डीएम साहिबा का भाषण खत्म होता है, तो वो जब जाती है, तो उन्हीं के पीछे-पीछे ये लड़की दौड़ने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद से जब देखती है डीएम साहिबा की नज़र पड़ती है उस लड़की पे, तो वो पूछती है कि बेटा आखिर बात क्या है? मैं देख रही हूँ कि जब मैं बातें कर रही थी, जब मैं भाषण दे रही थी, उस दौरान भी तुम मुझे बहुत ध्यान से सुन रही थी और तुम में कुछ अलग ही लगन है, तुम अब बात बताओ। और जो प्रियंका होती है सारी बातें बताती है, अपनी जितनी आप बीती होती है वो सारी बातें बता देती है और कहती है कि मुझे आपकी तरह ही बनना है। वो कहती है डीएम साहिबा कि उसके लिए तुम्हें ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद आईएएस की परीक्षा को पास करना होगा। इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है। अब वहीं से उनसे डीएम साहिबा से वो इंस्पायर होती है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन पढ़ती है और ग्रेजुएशन भी बहुत ही अच्छे नंबर से स्कॉलरशिप पे ही वो पास कर जाती है और उसके बाद आगे की पढ़ाई करती है। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसको अच्छी कोचिंग की ज़रूरत होती है। जो उसके पास गहने होते हैं, उन्हीं गहनों को वो बेच देती है और बेच करके जो फ़ीस मिलती है, उसको कोचिंग में जमा करती है और वहीं से अपना पढ़ाई-लिखाई की शुरुआत करती है। एक नए सफ़र की शुरुआत कर लेती है। वहाँ जब वो पढ़ाई-लिखाई कर रही होती है, तो उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम रवि होता है। रवि भी की भी लगभग सेम वही कहानी होती है। रवि भी गाँव का एक लड़का होता है जो बेहद गरीब होता है। जब उसकी मुलाकात प्रियंका से होती है और प्रियंका की मुलाकात रवि से होती है, ये दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते हैं। ये दोनों एक-दूसरे से के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोस्त बनने के बाद इन दोनों की पढ़ाई-लिखाई का सिलसिला ये दौर अब आगे बढ़ने लगता है। ये लोग आपस में ही साझा किया करते थे सारी बातों को और धीरे-धीरे ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन मामला अब दोस्ती तक ही नहीं रुकता है, बल्कि बातें आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन किसी में रवि में ना ही हिम्मत होती थी कि वो प्रियंका को प्रपोज़ करे, ना ही प्रियंका में हिम्मत होती थी कि वो रवि को प्रपोज़ करे। इसीलिए इन दोनों की बातें कम हुआ करती थी, लेकिन इन दोनों के बीच में अब धीरे-धीरे सब कुछ हो रहा था। और धीरे-धीरे वक़्त आगे बढ़ता है, जो लड़की होती है इसका प्री निकल जाता है और लड़के का भी प्री निकल जाता है। दोनों की मेहनत रंग लाती है और उसके बाद पढ़ाई ये लोग अब आगे की करने लगते हैं। लेकिन जब पढ़ाई आगे की होती है, तो फिर इधर जो लड़का एक दिन होता है रवि, वो प्रियंका को प्रपोज़ कर देता है और कहता है कि देखो मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन जो प्रियंका होती है, वो भी तो रवि को मन ही मन चाहती है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो रवि को कहे कि हाँ, वो प्यार करती है। लेकिन उसने हिम्मत करी और बताया कि देखो रवि, मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरी शादी पहले की हो चुकी है, मेरा बाल विवाह हुआ है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लेकिन जो रवि होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन आजकल के दौर में क्या सब कुछ जायज़ है? तुम्हारा पति से तुम्हारा बाल विवाह हुआ है तो तलाक हो जाएगा, उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लेना। जो प्रियंका होती है वो भी कहती है कि ठीक है, क्योंकि प्रियंका भी उस रवि को चाहने लगी थी, रवि से भी बेइंतहा वो भी प्यार करती थी। अब ये दोनों पढ़ाई-लिखाई करने लगे थे, लेकिन जो रवि है अपने रास्ते से भटक रहा था धीरे-धीरे, लेकिन जो प्रियंका है अपने टारगेट के प्रति एकदम प्रेरित थी और वो अपने पूरे लगन से लगी हुई थी। अब इधर जो मेंस होता है, मेंस के बाद जो लड़की होती है प्रियंका मेंस क्वालीफाई कर जाती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर से वो टॉप कर जाती है मेंस को। और रवि जो होता है उसी मेंस में वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसने पढ़ाई सही से नहीं करी थी। अब जब दोनों जब देखते हैं रिजल्ट, तो प्रियंका बहुत टॉप क्लास से पास होती है, तो फिर जो रवि होता है वो कहता है कि अब देखो हम दोनों को अभी अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि तुमने डिस्ट्रिक्ट टॉप करा है तो तुमको अब आगे पढ़ाई करनी है। जो प्रियंका होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि नहीं, जब हम लोग साथ हैं तो साथ ही रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखूंगी। इस पर जो रवि होता है वो कहता है कि ठीक है। अब दोनों एक ही कमरे में एक ही साथ रहा करते थे, पढ़ाई-लिखाई इन लोगों की सही चला करती थी। अब ऐसे ही वक़्त अब आगे बढ़ता है और जो लड़की होती है, उसने अपना एक जो डाइवोर्स पेपर है, उसने अपने पति को भी भेज रखा था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया था। वक़्त आगे बढ़ता है, फिर लड़की का इंटरव्यू होता है और जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में लड़की अच्छा प्रदर्शन करती है और वो बेहद अच्छा प्रदर्शन करने के बाद वो पास कर जाती है और वो एक डीएम के पद पे तैनात हो जाती है। और जब डीएम के पद पे तैनात होती है, तो जो लड़की है
वो कहती है रवि से कि मैं अपनी पोस्टिंग करने ज्वाइनिंग करने से पहले मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसीलिए जो लड़की होती है वो कहती है कि मैंने अपने पति को डाइवोर्स पेपर भेजा है, लेकिन कभी कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो मैं चाहती हूँ कि तो हम और दोनों शादी कर लें। रवि कहता है कि कोई बात नहीं, पहले डाइवोर्स तो ले लो, क्योंकि अब तुम एक प्रशासनिक पद पे हो, तो अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो तुम्हें समस्या का सामना करना पड़ेगा। वो लड़की कहती है कि ठीक है, और उसकी पहली जो पोस्टिंग होती है वो लखनऊ में होती है। लखनऊ में पोस्टिंग हो जाती है, फिर लड़की अपने घर पे पहुंचती है और जाती है, तो घर पे अपनी माँ के पास जाती है। जब उसकी माँ घर का जब दरवाज़ा खोलती है, जो अपनी लड़की को देखती है, तो उसकी आंखें भर आती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। गले से तो लगा लेती है, उसके बाद कहती है बेटा तुम कहाँ चली गई थी, हमने तुम्हें कितना खोजा। अब तमाम बातें वो करती है, लड़की जो कहती है कि माँ मैं अब एक डीएम बन चुकी हूँ, क्योंकि जब वो आई थी तो उससे पहले ही उस महिला के घर पे बहुत सारी पुलिस आकर के पहले से ही तैनात हो गई थी, क्योंकि एक जिले की कलेक्टर आ रही थी, इसीलिए पहले ही वहाँ पर जो सुरक्षा है के इंतजामात हैं वो सारे सुपुर्द कर दिए गए थे। अब जो दीनदयाल है उनको ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर उनके घर पे किस लिए इतनी पुलिस लग रही है। जब उनको पता ही नहीं, जब किसी लड़की ने बताया भी था कि किसी को कुछ भी मत बताना, मैं वहाँ पे आकर के उनको सरप्राइज देने वाली हूँ। जब दीनदयाल भी रोने लगते हैं और अपनी लड़की से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत तुम्हारे साथ किया, और वहाँ पर तुम्हारे पति तुम्हारे सास ससुर तुमको प्रताड़ित करते रहे, लेकिन मैंने तुम्हारी एक न सुनी, तुमने जो कदम उठाया उसके लिए हम तुम बहुत ज़्यादा परेशान थे कि तुम गई तो गई कहाँ। तमाम बातें होती हैं, लेकिन लड़की उन दोनों लोगों को गले लगाती है, और गले लगाने के बाद वो कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं, अब हम लोग लखनऊ में चल करके रहेंगे, आप लोग चलिए वहाँ पर, यहाँ का घर अब छोड़ दीजिए ऐसे ही, फिर हम लोग कब 6 महीने पे 1 साल में आ जाया करेंगे और यहीं पर आकर के वक्त गुजारा करेंगे। लड़की अपनी माँ को और अपने पिता को ले करके दिल्ली चली जाती है, जहाँ पर उसको आवास मिला हुआ था। अब इसी दौरान वो लोग जा करके वहीं पर रहने लगते हैं। तभी ये जो महाकुंभ लगा हुआ है, इसी महाकुंभ मेले में कि जो उसकी माँ है वो देखती है, कहती है कि बेटा अगर तुम्हें किसी दिन अगर छुट्टी होती है तो चलो ना, मुझे महाकुंभ घुमा दो, मैं वहीं पर जा करके घूमना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, एक आध दिन घूम करके स्नान करके फिर चला आ जाएगा। वो कहती है कि ठीक है, वो 2 दिन की छुट्टी लेती है और अपनी माँ के और अपने पिता के साथ वहाँ से वो चली जाती है घूमने के लिए। और घूम रही, जब वो मेले में घूम रही होती है, तब तक जब वो घूमने के दौरान ही अपनी माँ के साथ अपने पिता के साथ जब वो घूम रही होती है, तो घूमने के दौरान ही लगभग 1 घंटे का जब वक्त गुजरता है, तो उसी दौरान एक जो नागा साधु होते हैं वो उस महिला को देखते हैं और उसके पैर पकड़ लेते हैं। जब वो नागा साधु जो साधु होता है, यानी जो अघोरी होता है, माफ़ी चाहते हैं, जो अघोरी होते हैं, वो उस महिला के जब पैर पकड़ लेते हैं तो महिला डर से जाती है और वो कहती है कि अरे बाबा आप मेरे क्यों पैर पकड़ रहे हैं। अब इसीलिए जो महिला है वो पीछे हटती है, डर से जाती है, सभी लोग डर जाते हैं कि आखिर एक अघोरी साधु एक महिला की के पैर क्यों पकड़ रहा है। फिर वो बातचीत करते हैं उनसे और फिर माफ़ी मांगते हैं। फिर जो अपने जो चेहरे पे उन्होंने धूल धक्कड़ लगाया हुआ था, जो भी कलर लगाया हुआ था, जब उन्होंने उसको हटाया, तो जो महिला होती है, यानी कि जो प्रियंका होती है, जो डीएम साहिबा होती है, वो देखती हैं कि अरे ये तो मेरा पति है। तो वो पूछती हैं कि आखिर तुम अपना ऐसा रूप क्यों बना रखे हो, तुम साधु क्यों बन गए हो। इस पर जो पति उसका होता है राजेश सारी अपनी आप बीती बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा था, इसीलिए फिर जब तुम मुझे छोड़ करके चली गई तो मुझे तुम्हारी कमी का एहसास होता था और इसीलिए मैं परेशान रहता था। मैं इधर उधर पागलों की तरह भटकता रहा, लेकिन जब तुम मुझे नहीं मिली तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर मेरा दिमाग ही नहीं काम किया, फिर मैं पता नहीं कब मैं वैराग्य धारण कर लिया और फिर मैं तब से साधु ही बन करके अघोरियों के साथ रहता हूँ, अघोरियों के बीच रहता हूँ और मैं एक अघोरी बन गया हूँ। अब तमाम बातें होती है, वो लड़की कहती है कि अगर आप मुझे मारते पीटते नहीं और आपके परिवार वाले मुझे प्रताड़ित नहीं करते तो फिर मैं घर नहीं छोड़ती, और जब मैं घर नहीं छोड़ती तो फिर मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाती, आज मैं डीएम नहीं बन पाती, तो इसमें आपका भी सहयोग है। अब इधर बाकायदा जो बातचीत होती है, बातचीत होने के दौरान वो कहती है कि चलिए आप घर चलिए, लेकिन जो रवि होता है वो कहता है कि नहीं, माफ़ी चाहते हैं, जो राजेश होता है वो कहता है कि नहीं,
अब मैं साधु हो चुका हूँ, मैंने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है, मैं वो वैसे भी एक अघोरी हो चुका हूँ, तो मैं कभी अब घर नहीं जाऊँगा, बल्कि मेरा पूरा जीवन अब ऐसे ही कटेगा। अब लीगली तौर पे जो लड़की है, वो अपने पति यानी कि राजेश से डाइवोर्स लेती है और डिवोर्स लेने के बाद से फिर वो जाती है और फिर वो रवि से शादी करती है। रवि से शादी होती है और शादी होने के बाद फिर अपना ये दोनों पति-पत्नी रहने लगते हैं अपने माता-पिता के साथ ही। लेकिन जो रवि है, कहते हैं कि सही समय पर अगर सही फैसला लिया जाए और सच्चे साथी का साथ हो, तो जो किसी भी मुश्किल काम को पार किया जा सकता है, किसी भी मुश्किल रास्ते को पार किया जा सकता है और ऐसा ही कुछ होता है रवि के साथ। रवि को जब अपनी पत्नी यानी कि प्रियंका का सहारा मिलता है, साथ मिलता है, फिर से वो एक बार मेहनत और लगन से पढ़ाई करता है, क्योंकि उसने 3 अटेम्प्ट तो पहले ही कर लिए थे, चौथा अटेम्प्ट उसने प्रियंका के साथ पास करा था और फिर लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ था और फिर पूरी मेहनत और लगन से जब वो पढ़ाई करता है तो फिर वो भी एक कलेक्टर ही बन जाता है और वो भी बहुत अच्छे नंबर से बनता है। तो जो अब दोनों पति-पत्नी हैं अपने पूरे जीवन को अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को सँभाल रहे हैं और अच्छे पद पर हैं और अब उन्हें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और एक ये दोनों जो युवा हैं, यानी कि जो प्रियंका है और जो रवि है, इन दोनों ने एक अच्छी मिसाल पेश की और ऐसे ही इनसे इंस्पायर होकर के बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ आज पढ़ रहे हैं और उन्हीं की से लगन लगाए हुए हैं और वो अपना पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। रवि का साथ प्रियंका को मिला और प्रियंका का साथ रवि को मिला, तो दोनों आसमान की ऊंचाइयों को छू लिए। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।